नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। बच्चों, इसी क्रम में आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6, साझेदारी फर्म का समापन या विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। बच्चों, ये किस प्रकार से बनाए जाते हैं, किस प्रकार से इसमें जनरल एंट्रियाँ होती है, आज के वीडियो में मैं केवल आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा और उसके बाद के नेक्स्ट वीडियो से आपको बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज बताऊंगा। तो बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो की सूचना आपको तत्काल मिल सके। चलिए बच्चों, देखते हैं कि यहाँ पर हम यदि किस प्रकार से हमको प्रश्न दिया रहता है और उसको किस प्रकार से यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बनाया जाता है। बच्चों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, लेकिन तभी आप कंप्लीट वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। चलिए बच्चों, देखते हैं सर्वप्रथम किस प्रकार से ये बनाया जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले आपको प्रश्न में बैलेंस शीट दिया रहेगा, तो बैलेंस शीट और कुछ एडजस्टमेंट दिए रहेंगे, उनको बेस मान करके बनाया जाता है। तो आपको मान लीजिए बैलेंस शीट दिया रहेगा ईयर एंडिंग की, तो उसमें क्या क्या आइटम लगभग रहेंगे आपके पास। तो जो मुख्य तरह से आइटम रहेंगे उसमें आपके पास रहेगा कैश, एसेट साइड में कैश रहेगा, बैंक रहेगा, डेप्टर्स रहेगा, बिल्स रिसेबल, जितनी भी हमारी एसेट्स हैं, आपका क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर। तो इस प्रकार से आपको कई सारी एसेट दी रहेंगी। उसी प्रकार बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपको लायबिलिटीज जो हमारा होता है दो प्रकार का होता है, एक इंटरनल लायबिलिटीज होता है और एक एक्सटर्नल होता है। तो इंटरनल लायबिलिटीज़ में हमको क्या क्या आ जाएंगे, तो इंटरनल लायबिलिटीज़ में हमारा आ जाता है जो पर्सनली पार्टनर को ही दिया जाए, एक्स वाई जेड की कैपिटल या उनका करेंट अकाउंट, जनरल रिजर्व, और इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा, या आपका पार्टनर्स लोन। तो ये जो हमारे हैं इंटरनल है। दूसरा हमको एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ दिया रहेगा, तो एक्सटर्नल में आपका आ जाएंगे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो इस तरह से हमको एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ दिए रहेंगे। और इस तरह से आपको प्रश्न में क्या दी रहेगी, बैलेंस शीट दी रहेगी, और बैलेंस शीट दे करके कुछ आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दिए रहेंगे। तो उन एडजस्टमेंट और बैलेंस शीट को बेस मान करके आपको क्या बनाना पड़ता है, इसमें अकाउंट्स बनाना पड़ता है। 3 अकाउंट्स बनेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। पहले मैं आपको तीनों अकाउंट समझाऊंगा, उसके बाद इन अकाउंट के माध्यम से जनरल एंट्री कैसे बनती है उसको समझाऊंगा। चलिए, आपको एक बेस बताया है कि मतलब क्या एसेट्स हो सकती है और क्या लायबिलिटीज़ होगी। तो इसी पैटर्न में हमको दिया रहेगा। तो सबसे पहले आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आप कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। इन दो को आपको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखना है। ये दो आइटम आपको यहाँ पे क्या करना है, नहीं लिखना है। इसके बाद जितनी भी आपको एसेट दी है, ऑल एसेट, सबको आप उतार लीजिएगा। मान लीजिए आपको ऑल एसेट्स में दिया हुआ था, आपको बिल्स रिसेबल दिया हुआ है, तो जितना भी अमाउंट दिया, मान लो 10,000 दिया था, डेप्टर्स दिया हुआ है 10,000, और यहाँ पे आपको बैड डेट रिजर्व दिया हुआ है 1,000, तो आप 9,000 को लिख लीजिए, या 10 को लिखेंगे तो उसको हमको अपोजिट में लिखना पड़ता है। उसी प्रकार आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया है
फर्नीचर दिया हुआ है, मैं एज्यूम अमाउंट लेके चल रहा हूँ। प्लांट दिया हुआ है, बिल्डिंग दी हुई है, लैंड दी है। तो इस तरह से आपको कुछ हमको एसेट्स यहाँ पे आपको दी हुई थी, जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसको बुक वैल्यू, इसको हम वो बोलते हैं बुक वैल्यू बोलते हैं। जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो वैल्यू दी रहती है एज इट इज़ उसको उतार लेंगे, जो हमारी क्या कहलाएगी, बुक वैल्यू कहलाएगी। तो इस तरह से कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को छोड़कर सभी एसेट्स को आप डेबिट में उतार लीजिए। अब क्रेडिट साइड में आएंगे तो आपको मैंने बताया दो होते हैं, एक इंटरनल लाइबिलिटीज होती है जिसको हम आंतरिक दायित्व कहते हैं। तो इनमें मुख्य रूप से आपका कैपिटल है XYZ का, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस का, क्रेडिट बैलेंस है और पार्टनर्स लोन है। तो इनमें से कोई भी आइटम होगा तो आप इसको यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं उतारेंगे। इनमें से जो भी आइटम्स होगा इनको नहीं लेंगे। आपको लेना किसको है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को, जिसको हम बाह्य दायित्व कहते हैं, ये यहाँ पे लिया जाएगा। जो भी आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में दिया होगा, जिसमें मुख्य रूप से दिया रहता है, इसमें बिल्स पेबल दिया रहेगा 10,000, आपको क्रेडिटर्स दिया रहेगा 20,000, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है 5,000, बैंक लोन हो सकता है 50,000, या वाइफ पार्टनर्स की वाइफ लोन हो सकता है 10,000। तो इस तरह से जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, जो बाहरी व्यक्ति होते हैं, पार्टनर्स नहीं हैं, तो उनको जो भुगतान की जाने वाली राशि होती है। तो लायबिलिटी साइड से आपको इंटरनल कैपिटल, इंटरनल पार्टनरशिप, इंटरनल लायबिलिटीज़ और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को पहचान कर अलग अलग कर लेना है, और जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ है उसको आपको उतार लेना है। अब आ जाएंगे जिन एसेट्स को हमने उतारे हैं उसके बारे में हमको एडजस्टमेंट में बताएगा कि एडजस्टमेंट बताया है यहाँ पे हमको कि बिल्डिंग को और इन्वेस्टमेंट को, बिल्डिंग को एक्स के द्वारा टेक ओवर किया गया, रख लिया गया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स कैपिटल अकाउंट, और इसने बिल्डिंग रखा है। तो बिल्डिंग मार्केट में जो है इसको बनाने वाला जो व्यक्ति होता है वो, उसको हम लिक्विडर्स कहते हैं, निस्तारक कहते हैं। वो एक प्रकार से सीए, चार्टेड अकाउंटेंट, वकील होता है। वो इस कार्रवाई को पूर्ण करता है जिसके बदले में वो आपसे फीस आदि लेता है। तो इस संबंध में वो जब मार्केट में संपत्ति बेचने जाता है तो पहले प्रेफरेंस क्या देता है, पार्टनर को देता है। साझेदारों को पूछता है क्या आप संपत्ति रखना चाहते हैं, अगर रखना चाहते तो उनको बेचता है, अन्यथा बाहरी व्यक्ति को बेच सकता है। तो यहाँ पे एक्स को पूछा तो एक्स बिल्डिंग जो 1 लाख रुपए की थी उसको 1,25,000 रुपये में लेने के लिए तैयार हो गया है। उसी प्रकार वाई को पूछा गया तो वाइस कैपिटल अकाउंट, वाई बोला मुझे ये जो 10,000 का इन्वेस्टमेंट है वो मुझे दे दीजिए, 12,000 मार्केट रेट चल रहा है। तो 12,000 में उसने क्या रख लिया, इन्वेस्टमेंट रख लिया। इसके अलावा किसी भी एसेट्स को पार्टनर ने नहीं रखे, तो इन एसेट्स को क्या कर देगा, वो बेच देगा। यहाँ पे वो लिखेगा बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट लिख करके जो जो एसेट्स है, जैसे मान लो बिल्स रिसेबल है तो बिल्स रिसेबल से 10,000 था तो उसको 8,000 मिला है। डेप्टर्स था, डेप्टर्स भी अपना 9,000 का था, 8,000 मिला है। आपका क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। तो 20 का है तो 24,000 मिला। और उसी प्रकार आपका फर्नीचर है, फर्नीचर 10,000 का था तो 9,000 मिला। मशीन है, प्लांट एंड मशीनरी 20,000 की है तो 20,000 रुपये मिल गया, ज़्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। और लैंड था तो 50,000 का था तो 60,000 मिल गया। तो इस तरह से जिन जिन एसेट्स को
वो मार्केट में बेचेगा तो आपको क्वेश्चन में बता देगा कि उन्होंने मार्केट में सेल कर दिया या इसको रोकीकृत किया गया है, इसको रियलाइज़ किया गया है। तो जिन जिन एसेट्स को जितने में सब एडजस्टमेंट में आपको बताएगा, या तो बोलेगा बुक वैल्यू में किया, या बोल देगा बुक वैल्यू से 10% कम पे किया, या बोल सकता बुक वैल्यू के से ज़्यादा किया, या अमाउंट दे सकता है हमको। तो मान लीजिए सबका हमने लगभग हम टोटल कर रहे हैं तो आपका करीब करीब मान लो 80,000 रुपये आया। तो ये 80,000 रुपये एक प्रकार से जितनी भी संपत्तियां थी उनको बेचने से प्राप्त हुआ है। अब उसके पश्चात हम आ जाएंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ के लिए। तो जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ होते हैं तो इनका या तो फर्म पेमेंट करती है, या तो उसका पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई पार्टनर ले लेता है। जैसे एक्स ने यहाँ पे 1,25,000 रुपये की बिल्डिंग रखा है, तो एक्स को 1,25,000 लौटाना है, तो उसके बदले में अगर चाहे तो कुछ लाइबिलिटीज़ भी वो पेमेंट करने की जिम्मेदारी ले सकता है। तो उसने ले लिया है, तो एक्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे यहाँ पे, और एक्स कैपिटल अकाउंट, और इसने बैंक लोन का पेमेंट करने की जिम्मेदारी ले लिया 50,000 रुपये। तो ये जो बैंक लोन है इसके पेमेंट करने की जिम्मेदारी कौन ले लिया? एक्स ने ले लिया। वाई को पूछा गया भाई वाई को, तो वाई ने कहा ठीक है मैं इन्वेस्टमेंट मेरा 12,000 रुपये का है तो मैं आपको बिल्स पेबल का पेमेंट कर देता हूँ। तो उसने बिल्स पेमेंट का पेमेंट 10,000 रुपये करने की जिम्मेदारी ले ली, बाकी पैसा वो लौटा देगा या कैपिटल में एडजस्ट। बाकी बच गया हमारा क्रेडिटर्स बच गया है, वाइफ्स लोन बच गया है, तो इनका पेमेंट कौन करेगा? तो इसके लिए फर्म पेमेंट करेगी, तो यहाँ लिख देंगे बाई बैंक अकाउंट। जैसे यहाँ पे क्रेडिटर 20,000 था तो क्रेडिटर्स को 10% डिस्काउंट में भुगतान किया गया है, तो यहाँ हम क्रेडिटर्स लिखेंगे, और 10% कम पे किया गया, तो 20,000 का 10% 2,000 होता है, तो 20,000 में से 2,000 माइनस करके कितना पेमेंट करेंगे? यहाँ पे 18,000 पेमेंट करेंगे क्रेडिटर्स का। बच गया क्या चीज़ हमारा? वाइफ लोन बच गया है, तो वाइफ लोन का पेमेंट कर देंगे, उसका 10,000 रुपये है। तो इस तरह से एक्सटर्नल लाइबिलिटीज बिल्स पेबल और बैंक लोन का पेमेंट हो चुका था, क्रेडिटर्स बैंक ओवरड्राफ्ट और वाइफ लोन बचा हुआ है, तो इसका फर्म पेमेंट कर देगी। तो बैंक लोन का भी हमने बैंक ओवरड्राफ्ट कर दी। तो इस तरह से यहाँ पे जितना भी पेमेंट हो रहा है तो उसका टोटल करके पेमेंट फर्म कर दी है। अब उसके पश्चात लास्ट में आता है कि कई बार हमारा जो पार्टनरशिप फर्म का समापन कर रहा है वो लिक्विडर्स होता है, निस्तारक होता है, और एक निस्तारक निर्धारित फीस लेता है, तो उसको एक निश्चित फीस दी जाती है जिसको लिक्विडेशन चार्जेस कहते हैं। तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट्स लिख करके हम यहाँ पे उसको लिक्विडेशन चार्जेस या निस्तारक पे बोल करके दे देंगे। मान लो उसने 5,000 रुपये लेना तय किया। कई बार वो कमीशन भी लेता है तो कमीशन दिया जाता है। इसके अलावा कई बार बोल देता है ऐसी संपत्ति जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में नहीं शो किया है लेकिन उसको भी बेच देता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के रूप में यहाँ पे हमको गुडविल नहीं दिया हुआ है, लेकिन कह रहा है मार्केट में गुडविल को 2,000 में बेच दिया, तो उस समय डायरेक्ट आप बैंक अकाउंट लिख करके लिख देंगे, बैंक अकाउंट बोल करके गुडविल बोल करके लिख दिया जाता है, जो भी अमाउंट उसने पेमेंट करने की जिम्मेदारी। अब उसके पश्चात इतना कार्रवाई करने के बाद दोनों साइड का हम क्या निकालेंगे? बैलेंस निकालेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल और डेबिट साइड का टोटल करेंगे। अगर डेबिट साइड में कम आता है तो वो प्रॉफिट कहलाता है, और क्रेडिट साइड में कम आता है तो वो लॉस कहलाता है। और इस प्रॉफिट एंड लॉस को एक्स वाई जेड अपने अपने जो भी रेशियो दिया रहेगा प्रश्न में उस रेशियो के आधार पर बांट देंगे। मान लो 15,000 रुपये प्रॉफिट आया है तो इन तीनों प्रॉफिट को इन लोग 5-5 हज़ार रुपये बांट देंगे। सामान्यतः प्रॉफिट नहीं आता है, सामान्यतः इसमें लॉस ही आता है, तभी फर्म को बंद किया जा रहा है। लॉस आएगा तो क्रेडिट में आएगा, इसको क्रेडिट में भी तीनों आपस में क्या कर लेंगे? बांट लेंगे। चलिए बच्चों, ये हमारा क्या बन गया है? लिक्विडेशन रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर रियलाइजेशन अकाउंट बन गया है। हम इसी के बाद जस्ट कैपिटल अकाउंट हम बना के देखते हैं। तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे पहले हमारा आ जाएगा तीनों पार्टनर की जो भी कैपिटल होगी उसको लिख दिया जाएगा, बैलेंस BD। मान लो ए की कैपिटल 1 लाख थी, बी की 75,000 थी और सी की 50,000 थी, जेड की। उसके पश्चात जो जनरल रिजर्व हमको दिया रहता है बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज़ में जिसको हम छोड़ दिए थे, मान लो 30,000 रुपये है, बराबर के साझेदार हैं, तो तीनों मिला के 10-10 हज़ार क्या कर लेंगे? बांट लेंगे। अगर लास्ट ईयर का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी मान लीजिए 15,000 था तो 5-5 हज़ार रुपये बांट लेंगे।
अगर रियलाइजेशन से लॉस हो गया है, रियलाइजेशन से मान लो लॉस हो गया है, तो लॉस कहाँ पे आएगा? अगर क्रेडिट साइड में कमाया है, लॉस आ गया है तो क्रेडिट में आएगा। मान लो फर्म से रियलाइजेशन से इनको लॉस हो गया तो डेबिट में आ जाएगा। अब उसके पश्चात इसके लिखेंगे यहाँ पे, अगर किसी साझेदार ने कोई लाइबिलिटीज़ की जिम्मेदारी लिया है तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट बोल करके, और जो जो हमको लाइबिलिटीज़ की जिम्मेदारी लिए हैं, तो यहाँ पे बैंक लोन कौन पटाएगा बोला है? एक्स पटाएगा बोला है, तो एक्स के कॉलम में 50,000 आएगा, और वाई पटाएगा बोला था 10,000 रुपये, तो ये दोनों यहाँ आएगा। और जिन जिन संपत्तियों को अगर किसी पार्टनर ने रखे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट बोल करके हमारा डेबिट साइड में लिखेंगे एसेट्स, और किसने किसने हमको एसेट रखा हुआ है, तो एक्स ने 1,25,000 रुपये की बिल्डिंग रखा है और वाई ने 12,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट रखा है, तो ये डेबिट में लिखा जाएगा। अब उसके पश्चात ये लिखने के बाद हमको क्या करना होता है? दोनों साइड का हम डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस निकालने के बाद जो डेबिट साइड में आएगा तो उनको इतना इतना हमको बैंक अकाउंट पेमेंट किया जाता है, और क्रेडिट साइड में कम आएगा तो उतना पार्टनर्स अपने पास से घर से ले करके आएंगे। तो हो सकता है इसका डिफरेंस डेबिट में भी आ सकता है और क्रेडिट साइड में भी आएगा। अगर डेबिट साइड में आएगा तो पार्टनर विड्रॉ करेंगे, अगर क्रेडिट साइड में आएगा तो पार्टनर घर से लेके आएंगे। जस्ट हमारा कैपिटल अकाउंट बनने के बाद हमको यहाँ पे कैश अकाउंट बनाने के लिए कह देता है, या बैंक अकाउंट। तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले आपको कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को आपने छोड़े थे, तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक यहाँ आ जाएगा। दो आइटम आपने जो छोड़ दिए थे एसेट साइड से, उसको लिखा जाएगा। दूसरे बात, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट करके लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, और जिन जिन एसेट्स को उसने सोल्ड किया था, बैंक अकाउंट लिखा था तो हमारा यहाँ लिखा था बिल्स रिसीवेबल का, बिल्स रिसीवेबल को बेचा था, डेप्टर से, प्लांट से, स्टॉक से, है ना, तो स्टॉक से बेचा था, लैंड बेचा था, मशीन बेचा था, तो जिससे जिसको बेचा था और उससे जो भी अमाउंट हमको मिली थी, तो यहाँ पर हमने लिखे थे 88,000 रुपीज़ हमको रिसीव हुआ था। क्रेडिट साइड में आ जाएगा आपका, सबसे पहले आ जाएगा बैंक लोन का, आप पार्टनर्स लोन पेमेंट करोगे। एक्स का लोन था 20,000 रुपये, तो उसको पे किया जाएगा। उसके पश्चात हम पे करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट ही लिखा जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट, और जो क्रेडिटर थे, एक्सटर्नल क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट किए थे, जिसमें मुख्यतः हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किए थे 10-20 हज़ार का था, 2,000 रुपये कम करके पेमेंट किए थे 18,000, और बैंक ओवरड्राफ्ट पेमेंट किए थे 5,000। तो इस तरह से हमने डेबिट साइड में लिखे थे जो जो पेमेंट किए थे। वाइफ लोन का पेमेंट किए थे, वाइफ लोन 10,000, तो इसके द्वारा जो पेमेंट किया गया था। और उसके अलावा हमारा आ जाएगा यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपने पे किए थे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो आपने 5,000 रुपये पे किए थे। अब पार्टनर्स का एक्स का बैलेंस डेबिट में आया था, तो एक्स कैपिटल अकाउंट, और वाई का भी डेबिट में आया था तो वाई कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे जेड का क्रेडिट में आ गया था तो यहाँ पे जेड कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, क्योंकि वो घर से ला के देगा। और इस तरह से ये कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस था उनको लिख देंगे, और अगर आपने सब सही सही बनाए होंगे तो दोनों साइड का टोटल क्या आ जाएगा बच्चों? बराबर आ जाएगा। तो ये था तुम्हारा रियलाइजेशन अकाउंट किस प्रकार बनता है, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आइटम आते हैं, और कैश अकाउंट में क्या आते हैं। बच्चों वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अगले वीडियो में आपको इसकी जनरल एंट्री किस प्रकार से बनाई जाती है उसको बताऊंगा, और उसके पश्चात हम हर वीडियो में आपको बैक साइड के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको बारी बारी से हम बना करके आपको बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्रों साथियों को शेयर कीजिए, जिससे सबको लाभ हो सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।